तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है सिकंदर का मुकद्दर। आपको लग रहा होगा नाम उल्टा हो गया, लेकिन अगर फिल्म की स्टोरी को देखेंगे तो ये फिल्म का नाम बिल्कुल फिट बैठता है। खैर, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, और इस भागते हुए आदमी को याद रखना, शहर है मुंबई और ये समय है 15 फरवरी 2009 का। देखते हैं कि शहर में डायमंड एग्जीबिशन इवेंट हो रहा था, जहाँ के भर भर के पुलिस सिक्योरिटी भी होती है। और वहाँ हम सिकंदर नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक टेक्नीशियन है और वो भी उसी इवेंट में काम कर रहा था। वो भागता हुआ आदमी पुलिस स्टेशन कॉल लगाता है और कहता है इंस्पेक्टर कमलेश को फोन देने के लिए, क्योंकि एग्जीबिशन इवेंट में रॉबरी होने वाला है। इंस्पेक्टर कामले लाइन पर आते हैं और वो आदमी बताता है कि 4 लोग थोड़ी देर में हॉल नंबर 1 पर रेड मारने के लिए आने वाले हैं। उनके पास एक्सेस कार्ड, AK-47, टीयर गैस सब कुछ है। वेपन 2 दिन पहले वेन्यू में पहुंचा दिया गया है। उन 4 लोगों के आई कार्ड पर जो फेक नाम है वो भी वो आदमी बता देता है। कहता है कि आप लोग के पास 5 मिनट है। इधर इवेंट में देखते हैं कि 4 लोग वर्कर्स का ड्रेस पहनकर हथियार एक जगह ले आते हैं, लेकिन पुलिस लोग बिना वक्त गवाए अलार्म बजा देते हैं और सभी लोगों को हॉल से बाहर ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं। फिर आखिर में पुलिस किसी तरह उन 4 रॉबर्स को मार गिराती है। सिचुएशन संभालने के बाद सभी लोगों को अंदर लाया जाता है, लेकिन अंदर आते ही कामिनी सिंह नाम की लड़की होती है जो वहाँ काम कर रही थी और देखती है कि 5 रेड सॉलिटेयर्स मतलब डायमंड्स, जो काफी महंगा है, वो गायब हो गया था। अब ये देखकर मंगेश, जो भी कामिनी के साथ काम कर रहा था, वो बहुत घबराने लगता है कि अब पता नहीं उसके बॉस क्या बोलेंगे। बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब ये सुनकर पुलिस एग्जिट को सील कर देती है और उसके बाद वहां पर पहुंचते हैं जसविंदर सिंह, और काम्बले उन्हें बता देता है कि 4 लोग रॉबरी के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें मार गिराया। लेकिन एक स्टॉल से 5 कीमती रेड सॉलिटेयर्स गायब हो गए। जसविंदर पूछता है रॉबरी के बारे में लीड किसने दी थी। काम्बले बताता है कि एक आदमी था, उसने पब्लिक फोन से फोन किया और एक भिखारी ने उसे देखा। जसविंदर कामिनी और मंगेश को सामने बुलाता है और बाकियों से पूछता है कि इन दोनों को यहाँ कौन कौन पहचानता है। सभी लोग हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि उन सभी का दुकान आसपास में ही है, इसीलिए वो एक दूसरे को पहचानते हैं। इसके बाद वो बाकियों से कहता है कि सबका बॉडी चेक होगा और उसके बाद उन लोगों को जाने दिया जाएगा। सिकंदर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो बताता है वो कानपुर से है और वो यहाँ टेक्नीशियन और रिपेयर का काम करता है। पुलिस उसे पूछता है तो फिर तो मुंबई में क्या कर रहे हो। सिकंदर कुछ नहीं कहता। अब थोड़े बहुत सवाल के बाद उसे जाने दिया जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी में था। तो जसविंदर उसे वापस बुलाता है और पूछता है कि तुम इतने जल्दी में क्यों हो, दोबारा बताओ, जब यहाँ सब कुछ हो रहा था तो तुम कहाँ थे। सिकंदर कहता है एक बार तो बताया। अब सिकंदर डिटेल में बताने लगता है कि जब अलार्म बजा था तो वो कहाँ खड़ा था। जसविंदर उसे पूछता है तुम कामिनी और मंगेश को पहचानते हो क्या। वो कहता है नहीं, बस मैं उनके ऑफिस में गया था 1-2 बार सिस्टम सेटअप करने के लिए। मगर पता नहीं क्यों जसविंदर को सिकंदर पर शक हो रहा था, इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है इसकी तलाशी लेने के लिए। जसविंदर कामिनी और मंगेश से बात करता है, पूछता है कि वो लोग कहाँ से हैं। कामिनी बताती है रायपुर छत्तीसगढ़ से है वो, और मंगेश यहीं मुंबई शहर का है। वो लोग सिकंदर को नहीं पहचानते और जसविंदर उन्हें झूठ बोलता है कि सिकंदर ने बताया कि आप लोग उसे पहचानते हैं। कामिनी कहती है ऑफिस में आए होंगे वो, लेकिन हम सच में उन्हें नहीं पहचानते, और बताती है कि जब सभी लोग वापस आए थे तभी हमने देखा कि वो कांच टूटा हुआ था और अंदर से 5 डायमंड्स गायब थे। मंगेश बोलता है कि उन 5 डायमंड्स की कीमत तकरीबन 50 से 60 करोड़ होगी। अब जसविंदर अपने सर को कॉल करता है, पूछता है आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अगर छोटी मोटी रॉबरी हुई होती तो होम मिनिस्टर तुम्हारा नाम रिकमेंड थोड़ी करते हैं। पूछते हैं कि तुम कितने घंटे में केस सॉल्व कर दोगे। जसविंदर कहता है 24 घंटे तो लगेंगे। सिकंदर अपने मकान मालिक को कॉल करता है और कहता है कि माँ को बता देना कि आज वो लेट हो जाएगा। जसविंदर फोन लेकर उसके मकान मालिक से बात करता है और सिकंदर के बारे में उसे बहुत सारे सवाल पूछता है, बस क्रॉस चेक करने के लिए। सारे जवाब मिलने के बाद जसविंदर सिकंदर को घर वापस जाने नहीं देता और उसे धक्के मार के अंदर करता है, और उसे पूरा यकीन है कि सिकंदर, कामिनी और मंगेश, इन तीनों में से ही किसी ने डायमंड्स चुराया है। और वो उन तीनों से कहता है कि मेरा 100% डिटेक्शन रिकॉर्ड है, आज तक मेरा इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है और सिकंदर और मंगेश को जेल में बंद करके रखा जाता है। मंगेश कहने लगता है कि 32 साल से मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे मालिक ने मेरे लिए कभी कुछ बोला नहीं कि मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। और वो कामिनी के बारे में बताता है, वो हमारे यहाँ 3 महीने से नहीं बल्कि 4 साल से काम कर रही है। इसके बाद सिकंदर को कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ उसे बांध दिया जाता है। जसविंदर कहता है कि आज उसे पूरी रात यहीं रखा जाएगा और कल उसे पीटा जाएगा, और वो सिकंदर से कह देता है बाद में बोलना मत
कि मैंने वार्निंग नहीं दिया। जैसे ही जसविंदर वहां से निकलने वाला था, सिकंदर उसे कहता है कि ये 100% डिटेक्शन रिकॉर्ड लोगों को बेवकूफ बनाकर बनाया है क्या आपने। जसविंदर को ये बात चुभ जाती है और वो उसे थप्पड़ मारता है, मगर सिकंदर उसे कहता है कि अगर आप गलत हुए तो एक मर्द की तरह मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगिएगा। अब इसके बाद कहानी जाती है 15 साल के बाद। हम जसविंदर को देखते हैं जिसकी हालत पहले जैसे तो नहीं लग रही थी। वो काफी ड्रिंक करने लगा था, उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है। मुंह धोकर वो एसीपी श्रीकांत से मिलने के लिए जाता है, जो जसविंदर को एक लिफाफा देते हैं। कहते हैं कि तुम तो पहले से ही सस्पेंड हो, अब ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है, जितना चाहो पीते रहो। जसविंदर कहता है कि मैं स्टार इन्वेस्टिगेटर हूँ, यहाँ से निकलने के बाद भी कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। श्रीकांत कहता है कि तुम स्टार इन्वेस्टिगेटर 15 साल पहले थे, उसके बाद क्या ही किया है तुमने। वो जैसे पुलिस स्टेशन से निकलता है घर जाने के लिए तो वो गाड़ी में बैठ जाता है, जो उसकी आदत है। अपनी आदत बदलने के लिए वो ऑटो लेकर तुरंत कोर्ट पहुंचता है, जहां देखते हैं कि जसविंदर और उसकी पत्नी कौशल्या एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं। थोड़े बहुत सवाल पूछने के बाद जज डिवोर्स ग्रांट कर देती है। बाहर दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। जसविंदर कहने लगता है कि पता नहीं दोनों के बीच आखिर रिश्ता बिगड़ क्यों गया, मगर कौशल्या उसे कहती है कि समय पर पैसे भिजवाते रहना, 3 बार डिफॉल्ट हो गया तो लुधियाना वाला प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाएगा। जाते जाते वो जसविंदर से उसका रिंग भी ले जाती है। अब रात में जसविंदर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। ये देखकर बार का मालिक उसे बात करने के लिए आता है और पूछता है कि कल आपको ड्यूटी पर जाना नहीं है क्या। तो जसविंदर उसे बैठने को बोलता है और उसे पूछता है कि भगवान के कसम खाकर बोल कि मैं कैसा आदमी हूँ, सच बताना, डरने की जरूरत नहीं है। तो वो मालिक कहता है कि मैंने आप जैसा कमीना आदमी नहीं देखा। जसविंदर उसे बोलता है भाग यहाँ से। तभी उसे अबू धाबी से एक लड़के का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो लड़का इंडिया वापस आ रहा है, उसका अबू धाबी में कॉन्ट्रैक्ट आज ही खत्म होगा। इसके बाद वो तुरंत सिकंदर को कॉल लगाता है और सिकंदर जसविंदर की आवाज सुनकर दंग रह गया था। पूछता है कि इतने सालों के बाद फोन क्यों किया। जसविंदर कहता है कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरा डिवोर्स भी हो गया, सारा अकाउंट बंद हो गया, सिर्फ तुम बचे हुए हो। और वो सिकंदर से कह देता है कि तुम सही थे, तुमने चोरी नहीं की थी। सिकंदर राहत की सांस लेता है। जसविंदर कहता है कि तुमसे माफी मांगनी थी, मगर सिकंदर उसे याद दिलाता है कि 15 साल पहले उसने क्या बोला था कि वो उसके पास आकर उसे माफी मांगेगा। जसविंदर उसे कहता है कि तुम्हें एड्रेस भेजा है, तो मुंबई आ ही रहे हो तो मुझसे आकर मिलना। सिकंदर काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसी लड़के के पास बैठकर रोने लगता है, क्योंकि 15 साल से वो इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि जसविंदर उसे माफी मांगे। फिर 15 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं, जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, जहाँ पुलिस 14 दिनों का रिमांड मांग रही थी ताकि वो उन तीनों से पूछताछ करे। दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी बात रखते हैं और पुलिस के तरफ से वकील जो लड़ रहे थे उनके हिसाब से इन तीनों में से ही किसी ने उन डायमंड्स को निगल लिया है। लेकिन दूसरा लॉयर जो कि सिकंदर और बाकियों के लिए लड़ रहा था, वो कहता है कि आखिर डायमंड को कोई निगल कैसे सकता है। मगर दूसरा लॉयर प्रूफ दिखाता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां लोग डायमंड्स को निगल सकते हैं। अब ये सब देकर जज 7 दिन का रिमांड दे देते हैं। इधर प्रेजेंट में सिकंदर अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और आधे घंटे में उसकी फ्लाइट है और वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। वापस फ्लैशबैक में देखते हैं, उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है उनका फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन रिपोर्ट जब सामने आता है तो पता चलता है कि उन तीनों के इंटेस्टाइन्स क्लियर हैं, जिससे कि जसविंदर भी शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस स्टेशन में वो आदमी खुद आता है जो कि रॉबरी की जानकारी दी थी। जसविंदर कहता है सब कुछ शुरू से बताने के लिए कि ये सब कुछ उसे कैसे पता चला। तो वो बताता है कि उस सुबह वो हर दिन की तरह अपनी बेटी को लेकर बस स्टॉप पे गया था। उसकी बेटी ऑटो में बैठकर स्कूल चली जाती है, लेकिन तभी उससे एक फोन आता है और एक अनजान आदमी उसे कहता है कि ऑटो ड्राइवर का चेहरा तो देख लेते। तो वो आदमी घबरा गया था और वो डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी किडनैप तो नहीं हो गई। अनजान आदमी उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हारे पॉकेट में एक पेपर है, उसमें जो लिखा हुआ है तुम्हें वही बोलना है, उस नंबर पे कॉल करके जो तुम्हें पेपर के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने चेक किया था, लेकिन ऑटो का ड्राइवर वही था जो हमेशा आता था। वो पर्ची निकालकर पुलिस को दे देता है। जसविंदर उसे कहता है कि इन तीनों में से किसी को वो पहचानता है क्या, तो वो कहता है नहीं। अब शाम के समय उन तीनों को पुलिस स्टेशन में काफी टॉर्चर किया जाता है। कामिनी को सोने नहीं दिया जाता। सिकंदर को जसविंदर बहुत पीटता है। इसलिए अगले दिन कोर्ट में बेल की अर्जी डाली जाती है। जसविंदर कहता है कि इन तीनों में से ही किसी एक ने डायमंड्स को निगल लिया या फिर कहीं छुपा दिया है। मगर जज जसविंदर को ही सुनाने लगते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं कि आप कितना पागल साउंड कर रहे हैं। और आखिर में उन तीनों को बेल दे दी जाती है, जिससे कि वो तीनों काफी खुश हो गए थे। सिकंदर अपने घर वापस आ गया था। अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी एक पड़ोसी प्रिया नाम की लड़की आती है, जो कि हॉस्पिटल में नर्स है और वो सिकंदर को पसंद भी करती है। वो उसके घाव
घाव पर दवाई लगाने लगती है और वो उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ के उन तीनों का फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था। सिकंदर उसे कहता है, अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझसे बात नहीं की, वरना तुम भी शक के दायरे पे आ जाती। सिकंदर की माँ के पूछने पर प्रिया बता देती है कि उसकी शादी तय हो गई है और वो इमोशनल भी हो जाती और वहां से चली जाती है। इसके बाद से सिकंदर अपने लिए नौकरी की तलाश करने लगता है क्योंकि वो बेल पर वापस लौटा था। अब ये सब जानकर उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। मकान मालिक पैसे मांगने के लिए आता है लेकिन सिकंदर के पास पैसे भी नहीं थे और वो बस 1 हफ्ते का समय मांगता है। फिर कुछ दिन के बाद कोर्ट में जब वो लोग पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जज नहीं आए हैं, वो 3 महीने के बाद आएंगे। वकील सिकंदर से जाकर मिलता है और उसे पूछता है, क्या आप मेरे फीस लाए हैं? सिकंदर उसे कहता है, फिलहाल तो नहीं है, कुछ समय के बाद दे दूंगा। वकील कहता है, अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैं आपके साथ और काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ कामिनी आती है और कुछ पैसे सिकंदर को पकड़ा देती है। कहती है कि आप मुझसे अपना पैसा लेना भूल गए थे और वकील वही पैसे ले लेता है। बाहर में सिकंदर और कामिनी चाय पीते हैं और मदद करने के लिए वो कामिनी को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। सिकंदर पूछता है, आपके परिवार में कौन कौन है? तो वो कहती है 1 साल का बेटा है और छोटी बहन है। हस्बैंड अब एक्स हस्बैंड हो चुका है, उसे कोई और मिल गया था। वो उससे पूछती है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो वो कहता है सिर्फ माँ है। वो आगे बताता है कि वो उस एग्जीबिशन में जाना ही नहीं चाहता था, बस उसकी किस्मत ही खराब थी कि वो वहाँ चला गया। मगर बड़े ही प्यार से कामिनी उसे कहती है कि अपने किस्मत को इतना भी मत कोसो, वरना जो अच्छा होने वाला है वो भी बुरा हो जाता है। अब इसके बाद से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों में सिकंदर को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब मिल जाती है। सिकंदर और कामिनी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक रात जब सिकंदर अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ चल बसी थी। आखिर में सिकंदर अपने उस रेंट वाले घर को छोड़ देता है और वो कामिनी के साथ उसी के घर रहने लगता है, उसके बेटे और उसकी बहन को अपना परिवार मानकर। कुछ दिन के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और सिकंदर मुंबई पहुंच जाता है और वो अपने दोस्त मनीष से मिलता है। दोनों घर जा रहे थे और मनीष उसे कहता है कि संडे को मेरे घर पे डिनर है, तुम्हें और कामिनी को जरूर आना होगा। सिकंदर उसे थैंक यू कहता है और बोलता है कि सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है सिर्फ तेरे वजह से, क्योंकि लॉकडाउन के समय में तू पैसे भेज रहा था। खैर, अब इसके बाद सिकंदर घर ना जाकर डायरेक्टली जाता है जसविंदर से मिलने के लिए और बार में जाकर वो एकदम नशे में धुत होता है। सिकंदर कहता है, इधर उधर की बात ना करके जो सुनने के लिए आया हूँ वो बोलने। जसविंदर उसे कहता है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया तो तुम सॉरी सुनकर करोगे क्या? अगर तुम्हें सच में पता है तो बताओ कि मुंबई से जाने के बाद मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। और फिर फ्लैशबैक देखते हैं कि मनीष सिकंदर से कहता है कि मेरे मामा मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनके ग्लास फैक्ट्री में काम करने के लिए, मैं तो नहीं कर सकता, तू चला जा, तू आगरा जाकर वहां पर काम कर, 15,000 रुपए महीने मिलेंगे, तू अपना कंप्यूटर का भी काम कर सकता है। अब कामिनी और सिकंदर और पूरा परिवार आगरा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ वो लोग मनीष के मामा से मिलते हैं जो उन्हें उनके रहने के लिए घर दिखा देते हैं। वो लोग काफी खुश थे कि यहाँ आकर वो लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सिकंदर जाता है ग्लास फैक्ट्री में जहाँ के बैंगल्स बनाए जाते हैं। अब 2 साल तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन सिकंदर को मंगेश का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि तेरे और कामिनी के नाम पर वारंट निकला है, तो तुझे जल्दी से मुंबई आना होगा और सब कुछ सेटल करना है। अब रात के समय वो कामिनी को बताता है कि हियरिंग की तारीख करीब आ गई है। कामिनी सोचने लगती है कि पता नहीं वो लोग इस दलदल से कब निकलेंगे। इधर मुंबई में हियरिंग शुरू होती है लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जसविंदर आते ही नहीं, इसीलिए जज को काफी गुस्सा आता है और कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि इस केस को काफी अनप्रोफेशनल तरीके से सुलझाया गया है, इसीलिए मंगेश, सिकंदर और कामिनी को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अब आखिरकार वो लोग फ्री हो चुके हैं। वो तुरंत आगरा पहुंचकर कामिनी को खुशखबरी सुनाता है, लेकिन कामिनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो बेहोश हो जाती है। चेकअप होने पर पता चलता है कि कामिनी के लंग्स में पानी भर गया है और तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिकंदर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि आप कामिनी को एडमिट करवा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। फिर वो जब अपने घर आता है तो देखता है कि मामा जी ने कामिनी की बहन और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था और घर पे ताला लगा हुआ था। गुस्से में वो मामा जी पर चिल्लाने लगता है तो मामा जी कहते हैं कि पहले खुद को निर्दोष साबित तो करो। सिकंदर कहता है वो पहले ही हो चुका है और मुझे मेरा सैलरी दे दीजिए, मैं आपके साथ काम नहीं करने वाला। इसके बाद वो कामिनी की बहन और उसकी बेटी को धर्मशाला ले जाता है ताकि वो कम से कम आज की रात वहाँ गुजार पाए। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल जाने वाला था कि तभी बीच रास्ते में कुछ लोग उसे मिलते हैं जो उसे पैसे मांगते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और आखिर में वो सिकंदर के सारे पैसे लूट कर चले जाते हैं जो उसने कामिनी के ट्रीटमेंट के लिए बचा के रखा था। अब जिंदगी से हार मानकर
वो सब कुछ खत्म करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर वो पीछे हट जाता है और रुक जाता है। इधर प्रेजेंट में जसविंदर से वो कहने लगता है वो जसविंदर ही था जिसने मामा जी को फोन करके बताया सिकंदर के बारे में और उसे काम से निकलवाया। फ्लैशबैक में देखते हैं वो जसविंदर ही था जिसने 15 साल के बाद दोबारा से कामिनी, सिकंदर और मंगेश के नाम पे दोबारा से वारंट निकलवाया था और नौकरी से भी। इसीलिए मदद मांगने के लिए सिकंदर अपने दोस्त मनीष को कॉल करता है और मनीष उसे पूछता है कि तू अबू धाबी जाएगा क्या। 3 महीने के बाद सिकंदर अबू धाबी पहुंचता है और वहां उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वहां उसे अच्छा खासा जॉब मिल गया था और उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। उसने वहां पर घर भी ले लिया था और सबसे पहले उसने मनीष का कर्जा चुकाया। कामिनी का ट्रीटमेंट, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जसविंदर उससे पूछता है तबस्सुम के बारे में बताओ। मेरे पंटर ने बताया कि तू अक्सर अबू धाबी में उसे मिलता था। देखते हैं कि तबस्सुम सिकंदर के ऑफिस में काम करती थी, लेकिन वो सिकंदर की जूनियर थी। मगर इंडियन होने के वजह से और मुंबई से होने के वजह से वो लोग बहुत ज्यादा वक्त बिताते थे। फ्राइडे के दिन वो गए हुए थे मूवी देखने के लिए, लेकिन तभी तबस्सुम का एक दोस्त मिल जाता है और पूछने लगता है कि मुंबई के डांस बार में तेरे लिए कितना पूछा मैंने, तू मिली नहीं, तू बार में अब डांस नहीं करती क्या। अब सिकंदर को समझ आने लगता है कि तबस्सुम को यहाँ पर जसविंदर ने भेजा है। वो नाराज होकर जाने लगता है, लेकिन तबस्सुम उसे आकर सच बताती है कि वो किसी जसविंदर को नहीं जानती। वो तो डांस बार में डांस करती थी जहाँ पर ऐसे ही बेकार लोग आया करते थे और उसे ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी, इसीलिए काफी स्ट्रगल करके वो अबू धाबी पहुंची है। कहती है कि वो मेरा पास्ट है, बस अचानक मेरा पास्ट मेरे सामने आ गया था और तुम मेरे साथ थे, इसलिए मैं लड़खड़ा गई। कुछ दिनों के बाद दोनों की मुलाकात फिर होती है और सिकंदर उसे माफी मांगता है। कहता है कि आज मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ और कहता है कि मुझे जसविंदर का कॉल आया था। तबस्सुम पूछती है अरे यार ये जसविंदर कौन है, मैं थक चुकी हूँ नाम सुनकर। सिकंदर कहता है वो मेरा पास्ट है। जाने से पहले सिकंदर उसे गले लगाता है और उसे एक पार्सल देता है और वहां से चला जाता है। ये सुनने के बाद जसविंदर आखिरकार सिकंदर से माफी मांगता है। कहता है कि उस दिन तुम जल्दी जल्दी निकल रहे थे, इसीलिए मेरा इंस्टिंक्ट मुझसे कह रहा था शायद कुछ गड़बड़ है। सिकंदर कहता है कि मेरी माँ घर पर अकेली थी, बीमार थी। फिर वो वहां से जाने लगता है इस उम्मीद में कि दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जसविंदर सिकंदर को आरोपी नंबर 3 कहकर वापस बुलाता है। कहता है बैठने के लिए, एक आखिरी बात करनी है। जसविंदर बताने लगता है कि तुम तीनों के पीछे मैंने अपने आदमी लगवाए थे। देखते हैं कि जब कामिनी और सिकंदर आगरा जाने के लिए सोच रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कामिनी कहती है मेरे पास पैसे हैं। अगले दिन वो पहुंचती है एक ज्वेलर के दुकान पर और वो एक नथ बेचती है जिस पर वो दुकानदार कहता है 1 लाख मिलेगा। बोलता है 5 मिनट बैठने के लिए। तभी वहां पर जसविंदर पहुंच जाता है और उसे पता है कामिनी एग्जीबिशन वाले दिन एक छोटा सा हीरा जो कि डिस्प्ले पे रखा हुआ था उसे अपने नाखून में छुपा ली थी और उसे ही वो अभी बेचने के लिए आई थी। कामिनी बहुत ज्यादा डर जाती और कहती है उसके पास और डायमंड्स नहीं है। अब यहाँ पर जसविंदर और कामिनी के बीच में डील होती है कि कामिनी सिकंदर पे नजर रखेगी कि कहीं उसी ने डायमंड चोरी तो नहीं की और बदले में कामिनी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए जसविंदर सिकंदर की ऐसी हालत बनाता है ताकि मजबूर होकर वो डायमंड्स बाहर निकाले। बोलता है कि तुम लोग आगरा चले गए थे और कुछ दिन के बाद कामिनी ने अपडेट्स देना बंद कर दिया और उसके बाद तुम भी इस केस से बरी हो गए, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। कामिनी का बीमार होना, सिकंदर को जॉब से निकलवाना, गुंडों से लुटवाना, ये सब कुछ जसविंदर नहीं किया था और बोलता है कि तुम उस रात ब्रिज के पास खड़े थे किनारे पर और मेरे वजह से ही तुम पीछे हट गए, मेरे वजह से तुम जिंदा हो। तुम्हारी फिल्म का नाम है सिकंदर का मुकद्दर और उसका डायरेक्टर हूँ मैं। सिकंदर ये सुनकर काफी उदास हो गया था और वो गुस्से में जसविंदर को थप्पड़ लगाता है और वहां से चला जाता है। तो वो अपना घर पहुंचता है, अपनी से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसे सच पता चल चुका है, जिससे वो भी हैरान हो जाती है और उसे बताना पड़ता है कि उसने जसविंदर के साथ डील किया सिर्फ अपनी बहन और अपने बेटे के लिए, नहीं तो वो चाहकर भी सिकंदर के साथ कभी ऐसा नहीं करती। सिकंदर अब कामिनी के साथ नहीं रहना चाहता और कहता है कि ये घर मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। इसके बाद वो पहुंचता है अपनी दोस्त प्रिया से मिलने के लिए। वो शादी करके सेटल हो चुकी है और वो जिस जगह पर काम करती है वहीं पर एक पौधा होता है जिसके टब के अंदर वो 5 रेड कलर का डायमंड्स गड़ा हुआ था। मतलब कि असली में सिकंदर ही है चोर जिसने 5 डायमंड्स को चुराया था। वो डायमंड्स को लेकर निकलता है और प्रिया को बताता है कि जसविंदर हार मान चुका है, वो मुझसे माफी भी मांग चुका है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। प्रिया कहती है तुम्हारी मदद करना पैसे के बारे में कभी था ही नहीं। इसके बाद जैसे ही वो वहां से निकलता है बस में उसे वहां जसविंदर मिल जाता है जो कि उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। वो सिकंदर को हैंडकफ कर देता है और गमला तोड़कर उसे वो डायमंड्स मिल जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी कौशल्या को फोन करता है और उसे बताता है कि मैं गलत नहीं था। वो डायमंड्स
आरोपी नंबर 3 के पास ही थे। कौशल्या उसे पूछती है अगर तुम हमेशा सही ही थे तो हम दोनों साथ क्यों नहीं हैं। सिकंदर से बात करते हुए वो बताने लगता है कि मैं समझ गया था कि जब तक मैं हार मानूंगा नहीं तो डायमंड्स निकालेगा नहीं, इसलिए तुझे मनाना था कि मैं हार मान चुका हूँ। वो सिकंदर से पूछता है कि आखिर तूने ये सब कुछ किया कैसे। तब सिकंदर बताता है कि एग्जीबिशन से 3 दिन पहले उस जगह के एक स्टाफ वो तुकाराम से मिलता है, जो सिकंदर से कहता है कि उसके दोस्त के कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। सिकंदर बताए हुए जगह तक पहुंच जाता है जो काफी अजीब जगह थी। वो जहां कंप्यूटर ठीक करने के लिए जाता है वहां एक कमरा था जहां पर लाल बैग और बहुत सारे हथियार वो देखता है। कंप्यूटर में फेक एंट्री कार्ड भी था। उस एग्जीबिशन के अंदर जाने के लिए, मतलब कि यहाँ जो लोग रह रहे थे वही असली में रॉबर्स थे। अब एग्जीबिशन जहाँ होने वाला था उस बिल्डिंग के अंदर लाल बैग रख दिया जाता है और उसे पता था कि यहाँ जो रॉबरी होने वाली है उसमें तुकाराम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसलिए वो तुकाराम का पीछा करता है और वो उन गुंडों की बातें सुनने लगता है। उसे समझ आ गया था कि किस दिन रॉबरी होने वाली है। जसविंदर कहता है मतलब तुम रॉबरी को रोकना भी चाहते थे और डायमंड्स भी चुराना चाहते थे। अब उस आदमी की बात की जाए जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो पुलिस को खबर देता है रॉबरी के बारे में। देखते हैं कि सिकंदर उसे फॉलो करने लगता है। जब वो आदमी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है वो उससे टकराता है और उसके पॉकेट में एक पर्ची डाल देता है और रॉबरी से कुछ मिनट पहले वो उस आदमी अनूप से पुलिस स्टेशन कॉल करवाता है। उसके बाद एग्जीबिशन में जो हुआ वो तो हमने देखा ही। वहाँ भगदड़ मच जाती है और सभी के जाने के बाद सिकंदर कांच तोड़कर डायमंड्स निकाल लेता है। सिकंदर को ये भी पता है कि अगर रॉबरी में कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल से लोग जरूर आएंगे और प्रिया सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। प्रिया सिकंदर की पड़ोसी थी और वो सिकंदर को पसंद भी करती थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान गई। सिकंदर के लिए ही अब वो अपने पास उन हीरो को रखती है। सिकंदर आगे बताता है कि जिस रात वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए गया था उसी रात जसविंदर हॉर्न बजाते हुए वहां से गया था और तभी उसे समझ आ गया था कि जसविंदर के साथ कामिनी मिली हुई है। जसविंदर सिकंदर को थप्पड़ मारता है और उसे पूछता है कि आखिर में तुझे क्या मिला, डायमंड्स तो मेरे पास है, तू यहाँ बंधा हुआ है। सिकंदर जसविंदर को एक प्रपोजल देता है मगर जसविंदर उसे पूछता है कि तुमने तबस्सुम को पैकेट में क्या दिया था। देखते हैं कि उसमें एक लेटर था और स्विट्जरलैंड जाने का 2 टिकट। वापस अबू धाबी जाने के बाद सिकंदर तबस्सुम के साथ स्विट्जरलैंड जाने वाला था। सिकंदर जसविंदर से कहता है कि अब जो हमारी लाइफ बची हुई है उसके बारे में सोचते हैं और आपको मेरा प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म की बात की जाए तो पता नहीं आखिर डायरेक्टर सोच क्या रहे थे। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जो नीरज पांडे है वो पहले से ही ट्विस्ट एंड टर्न्स को सोच के रखे थे और उसके बाद उन्होंने कहानी को लिखा। इसलिए ऐसा लगता है कि ये जितने भी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत जबरदस्ती के आ रहे हैं और कहानी को कहाँ लेके जाना है उन्हें खुद नहीं पता था। इसलिए 2.5 घंटे के बाद भी स्टोरी खत्म ही नहीं हुई और अचानक एंड हो गया। एक तो जबरदस्ती के ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऊपर से कहानी भी एंड नहीं हुई। मुझे ये फिल्म ओके ओके लगी, उतनी भी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। नीरज पांडे पहले बहुत अच्छी मूवीज बनाते थे, स्पेशल 26, बेबी, मगर पता नहीं अभी उन्हें क्या हो गया है। फ्रीलांसर भी ओके ओके था और ये भी कुछ खास नहीं था। औरों में कहा दम था, में भी कोई दम नहीं था, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।